कि कोई भी भारतीय के साथ जो है वो जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर किसी भी तरह का उसके मौलिक अधिकार से छेड़छाड़ नहीं किया जाएगा। साथ में भारतीय कानून में ये व्यवस्था है कि 100 लोग जो हैं दोषी वो बच जाए, लेकिन एक निर्दोष को जो है वो सजा नहीं होनी चाहिए। ये कानून पूरी तरह से उसका भी उल्लंघन करता है। इसके पीछे का कारण हम बताना चाहते हैं कि इस कानून में जो है वो पूरी तरह से ये व्यवस्था की गई है कि अगर यदि कोई दूसरे जो वर्ण के लोग हैं वो अगर यदि ये मान करके महसूस कर लें कि उनके साथ भेदभाव हो रहा है और उनके ऊपर शिकायत सवर्णों के विद्यार्थियों के ऊपर करते हैं, तो उसको कहीं ना कहीं साक्ष्य के रूप में देखा जाएगा और बहुत हद तक जो है उस आने वाले सवर्ण बच्चे का जो है वो करियर पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा। दूसरी एक बात और बताना चाहते हैं कि सरकार ने इस बात को तैयार कर लिया है कि एक मैदान बनाया है और उस मैदान को 2 भाग में बांटा है। एक भाग में जो है वो शोषित हैं और दूसरे भाग में शोषण करता है। सरकार ने इस बात को पहले से मान लिया है कि सवर्ण बच्चे जो हैं वो जन्मजात ही अपराधी प्रवृत्ति के होते हैं, शोषक प्रवृत्ति के होते हैं और जो शोषण हो रहा है वो दूसरे वर्गों का हो रहा है। इन सभी चीजों को अगर यदि आप एक साथ समेटेंगे और देखेंगे तो इस कानून का दुरुपयोग होना निश्चित रूप से तय दिखाया जा रहा है। एक बात और ऐड करना बहुत जरूरी है, इस कानून में जो है एक स्क्वाड बनाया गया है जो यूनिवर्सिटी के कैंपस में जा करके और ध्यान रखेगा कि किसके साथ अन्याय हो रहा है, किसके साथ जो है वो कानून का जो है वो सहयोग नहीं मिल रहा है। हम ये बताना चाहते हैं कि वो स्क्वाड का तलवार जो है हमेशा सवर्ण विद्यार्थियों के ऊपर लटका हुआ रहेगा। जो विद्यार्थी आज तक पढ़ने लिखने में अपना दिमाग लगाते थे, अपना ध्यान लगाते थे, वो पूरी तरह से इन्हीं चीजों में रहेंगे। वो एक डर के साये में जिएंगे कि कहीं कोई हम लोगों को गलत तरीके से जो है वो फंसा न दे। इन लोगों ने शिक्षकों को भी इस कानून से बाहर नहीं रखा है। हमारी पद्धति रही है, मुझे याद है कि बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनके गुरुजी का जब प्रथा था तो कान पकड़ करके हम लोगों को डांटते थे और मारते थे, और आज उसी का ये परिणाम है कि लोग पढ़ लिख करके आगे बढ़े हैं और एक सम्मान और संस्कार और आपसी भाईचारा जो है वो उपलब्ध है समाज में। लेकिन इस कानून के आने से जो है वो समाज में विच्छेद होगा। यहाँ तक कि कैंपस के जो विद्यार्थी, कॉलेज और यूनिवर्सिटीज के जो विद्यार्थी होते हैं, उनका जो दोस्ती होता है वो कोई जात पात या रंग देख करके नहीं होता है और जीवन के अंत तक वो दोस्ती चलती है। लेकिन इस कानून के आने से जो है वो जातिवाद को बढ़ावा मिलता है। इसलिए पूरी तरह से हम लोग इस कानून का एक सवर्ण होने के नाते और एक सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते विरोध करते हैं। क्योंकि हम पार्टी JLK झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी पार्टी का केंद्रीय महासचिव हैं और साथ में धनवार विधानसभा का प्रत्याशी भी हैं, लेकिन पार्टी का स्टैंड इसको लेकर के क्या है, इस पर किसी तरह का कोई बात हम नहीं कर रहे हैं। क्योंकि पार्टी का अपना स्टैंड हो सकता है, क्या होगा, ये एक सामाजिक मुद्दा है और एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में हम इस बात को आप लोगों के बीच में रख रहे हैं। ये कभी भी राजनीतिक मुद्दा नहीं है मेरे लिए। जब 2012 में इस कानून को लाया गया था, लागू किया गया था, तो उस टाइम कुछ ऐसी बातें सामने आई थी, जिसके बाद दोबारा 13 जनवरी 2026 को इस कानून को पूरी तरह से कहीं ना कहीं सवर्णों के विरोध में ला करके खड़ा कर दिया और कहीं ना कहीं इससे देखा जा रहा है कि राजनीतिक जो सरगर्मियां वो भी कहीं ना कहीं तूल पकड़ लिया। इस पे क्या कुछ कहना चाहते हैं कि 2012 और 2026 में क्या अंतर है? देखिए, स्पष्टता से आपको बताना चाहते हैं कि शिक्षा के सिद्धांत के साथ छेड़छाड़ करना उचित नहीं है। आप सिर्फ जो है वो कुर्सी पर बैठ करके मुरेठा बांध करके भारत को विश्व गुरु बनाने की बात करते हैं, जबकि आप बच्चों को जातिवाद के दलदल में धकेल रहे हैं। आपको वैज्ञानिक रूप से अपने बच्चों को बढ़ाना पड़ेगा, चाहे इस देश में वो OBC हो, ST हो, SC हो या फिर सवर्ण हो। बच्चों में जो है वो टैलेंट की कोई कमी नहीं है, लोग आगे बढ़ना चाहते हैं। लेकिन ये सरकार ऐसी है जो पहले हिंदू मुसलमान को लड़ाती थी, अब हिंदुओं को आपस में लड़ा करके और अपने एजेंडा को तय कर रही है। हम लोग मानते हैं कि 2012 का कानून जो है पूरी तरह से सफल कानून है और इस तरह का नया छेड़छाड़ जो है वो कहीं ना कहीं जो है वो घातक है समाज के लिए। और हमको तो डर है कि कहीं पूरे देश को जो है वो गृह युद्ध के एक ऐसे व्यवस्था में ये लोग ना ढकेल दें। आज जैन जी की बात हो रही है पूरे दुनिया में, और हम लोग क्या कर रहे हैं, अपने बच्चों को हम लोग जातिवाद का जो है वो एक कानून बना करके और उनको थमा रहे हैं।
आपसी प्रेम को, भाईचारा को समाप्त करने की बात कर रहे हैं। इसलिए इस कानून का विरोध होना हर किसी के लिए जरूरी है। एक बात और अपने तरफ से मैं ऐड करना चाहते हैं, हमारा, पहले मैंने कहा कि हमारा विरोध जो है वो ओबीसी से नहीं है, एसटी एससी से नहीं है, हमारा विरोध जो है वो सरकार से है, क्योंकि हम भगत सिंह के पालन करने वाले लोग हैं और हम लोग मानते हैं कि सत्ताधारी और जो लोग कानून का बनाने वाले लोग हैं उनके साथ जो है सवाल होना चाहिए। लेकिन इसके साथ साथ सवर्ण नेताओं के सामने भी आंख से आंख मिला करके हम बताना चाहते हैं, चाहे आप इस क्षेत्र की बात कर लिए रविंद्र कुमार राय जी हो, चाहे आप जो है वो एमपी साहब जो गोड्डा के हैं, जो बार बार मोदी जी का पैरवी करते रहते हैं, दुबे जी हैं, साथ में कालीचरण सिंह जी जो है वो जमुआ और मैंने क्या कहते हैं धनवार में हमेशा वोट सवर्णों को मांगने के लिए बीजेपी के लिए घूमते रहते हैं। अभी क्या उन लोगों के जहन में ये बात नहीं आ रही है कि उन बच्चों के साथ जो है वो अन्याय हो रहा है। एक अंतिम बात हम कहेंगे, आप लोग पूछ सकते हैं कि आप इस कानून का विरोध क्यों करना चाहते हैं और कर रहे हैं। दूसरी बात आपको ये भी बताना चाहते हैं कि इसका क्या लाभ होगा और हमको क्या लाभ मिलेगा। हम ये मैंने मीडिया के माध्यम से बहुत भावनात्मक रूप से कहना चाहते हैं कि हमारे 2 छोटे छोटे बच्चे हैं और जब रात को वो बैठते हैं मेरे साथ तो कम से कम उनका चेहरा देख करके इस बात को हम समझ पाते हैं कि हम जब कुछ समाज में अन्याय हो रहा था तो नजर से नजर मिला करके हम लड़ रहे थे और अपने बच्चों को देख करके बहुत गर्व पिता की तरह इस बात को महसूस करते हैं। हमको नहीं पता कि इस लड़ाई में हमारी जीत होगी, हमारी हार होगी, लेकिन एक अच्छा पिता बन करके, एक अच्छा सामाजिक कार्यकर्ता बन के बाहर निकलेंगे, इसमें हमको किसी तरह का कोई संशय नहीं। धन्यवाद। इससे वर्तमान केंद्र की जो मोदी सरकार है, इससे उनको क्या लाभ होने की उम्मीद है? देखिए, हम इस बात को मानते हैं कि ये सरकार पूरी तरह से निकम्मी है, क्योंकि ये विकास की बात नहीं करती है, रोजगार की बात नहीं करती है। इनके पास कुछ मुद्दे थे जो देश में सांप्रदायिक चीजों को आगे बढ़ाते थे, अब कहीं ना कहीं वो भी समाप्त हो गया है। तो आप जब किसी को लड़ाने की प्रवृत्ति रहती है तो जब लोग देखेंगे, आप अपने घरों में भी देखेंगे, अगर कोई लड़ाने वाले लोग रहते हैं तो जब वहां पर समाप्त हो जाता है, अंत में वो अपने घर की ओर भी लौट करके आते हैं। ये पहले हिंदू मुसलमान की लड़ाई करवाए, अब हिंदुओं को आपस में बांट करके और वोट बैंक साधने का प्रयास कर रहे हैं। एक लास्ट सवाल होगा सर, इस पर आप किस समाज, मतलब जो स्वर्ण समाज है, इसका क्या भूमिका रहेगा इस कानून के ऊपर? देखिए, स्पष्टता से आपको बताना चाहते हैं कि सवर्ण समाज अगर यदि आज भी सोया हुआ रहा, आज भी सिर्फ जो है वो गाड़ियों पर बैठ करके और मैंने क्या कहते हैं बंदूक और मोटे मोटे सोने के चैन को चमका करके रील बनाते रहा, तो ये दूर नहीं है जब पूरी तरह से एक मानसिक गुलामी उनके बच्चों का इंतजार कर रही है और उनको इसके खिलाफ जो है वो आवाज उठानी ही चाहिए। नहीं तो हर सवर्ण पर जो है वो हमको लगता है कि आने वाले समय में उनके बच्चों का भविष्य पूरी तरह से, जिस तरह ये काला कानून है वैसे उनका भविष्य भी काला होने जा रहा है। सवर्णों का देखा जा रहा है, सैकड़ों विधायक है, सांसद है, लेकिन वो लोग चुप क्यों नहीं मांग करते हैं मोदी के सरकार में, जो मोदी का सबसे बड़ा वोट बैंक है उनके लिए? देखिए, हमको लगता है कि सभी लोग जानते हैं कि नरेंद्र मोदी जी हों या अमित शाह जी हों, उनके पास एक चाबुक है और उस चाबुक से जो है ये मानसिक गुलाम जो सवर्ण के नेता हैं उनको वो लगातार पीटते रहते हैं, उनके मुंह को बंद किया जाता है। हमने निशिकांत दुबे जी का ट्वीट देखा, निशिकांत दुबे ने बढ़ चढ़ करके मोदी का इस मामले में समर्थन किया। क्या निशिकांत दुबे जी मीडिया में आकर के इस बात को बता सकते हैं कि जो जो उसमें मेंशन किया गया है वो संविधान 14, 15 और 21 आर्टिकल का उल्लंघन नहीं कर रहा है? ये लोग इस बात का संदेश देते हैं कि 10% EWS जो है वो सवर्णों को मिला है। क्या सवर्ण गरीब नहीं है क्या? आप क्षेत्र में घूम करके देखिए, कई ऐसे सवर्ण हैं जिनका घर तक नहीं है। अगर यदि क्या हम लोग इस देश का जो है वो नागरिक नहीं है? संविधान से हम लोगों को आरक्षण लेने का अधिकार नहीं है? अगर ये सरकार EWS में 10% दी है, इसका मतलब ये तलवार लेकर के सवर्ण बच्चों का जो है वो गला उतारना चाहेगी, तो हम लोग किसी भी शर्त पर इसको नहीं उतारने देंगे।